मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। विभो 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। पहला सहायक क्रिया, दूसरा नामधातु क्रिया, तीसरा नामबोधक क्रिया, चौथा ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है सहायक क्रिया। अब क्रिया से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मूल भाषा संस्कृत का शब्द है तथा क्रिया का मूल रूप धातु होती है। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का निर्माण, धातु से क्रिया का निर्माण। धातु से क्रिया का निर्माण करने में प्रत्येक धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तथा इनसे बनाने वाली क्रियाओं को रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, करना, सोना, जाना, चलना, आना, बैठना, हंसना, रोना। ना प्रत्यय लगाकर धातुओं को क्रिया बनाई जाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया का निर्माण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया का निर्माण करने के लिए प्रत्येक शब्द के अंत में आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे लजाना, बताना, लतियाना, हथियाना, बतियाना। रचना, जाति तथा धर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिन क्रिया को करने पर हमारा जोर होता है वे सभी क्रियाएं भी सकर्मक होती हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, श्याम फुटबॉल खेलता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म तथा एक क्रिया हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। राम स्कूल जाता है। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में कर्म की संख्या दो या दो से अधिक हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया मानना चाहिए। जैसे राम साइकिल से विद्यालय जाता है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसे स्वाभाविक क्रिया भी कहते हैं। जब वाक्य में कर्म की उपस्थिति न रहे और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं तथा जो क्रियाएं स्वभाव में निहित होती हैं उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, कुत्ते का भौंकना, पक्षियों का उड़ना, शेर का दहाड़ना आदि। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। 5 भेद हैं। इनकी संख्या 5 हमेशा बतानी है। वैसे 8 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर 8 भेद हैं हमेशा, लेकिन आप सभी को 5 ही बतानी है एनसीईआरटी के अनुसार। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया और 3 अन्य हैं, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। शुरू के जो हम 5 बताए हैं वह एनसीईआरटी के अनुसार मानी जाती हैं और लास्ट की 3 क्रियाएं ऐसे ही होती हैं।
संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में दो क्रियाएं संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम छत से कूद पड़ा। राम कर्ता है, छत कर्म है, कूदना क्रिया है, पड़ा क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो जो पहले क्रिया संपादित की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम झगड़ा करके स्कूल गया, तो झगड़ा करके पहला है, स्कूल गया दूसरा है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी नौकरानी से खाना बनवाती हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जब हम क्रिया या निर्माण करते हैं क्रिया का निर्माण करते हैं तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लजाना, झुझलाना, गरमाना, अपनाना, बतियाना। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर मुख्य क्रिया के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने का काम करती है तथा सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आती है। इसके अंतर्गत था, थी, थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वह स्कूल जाता है, यह इसका उदाहरण है। अनुकरणात्मक क्रिया, जब हम किसी ध्वनि का अनुकरण करके किसी क्रिया का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भिल भिल, भिल भिलाना, खटखट, खटखटाना, हिन हिन, हिन हिनाना, भिन भिन, भिन भिनाना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन में, दूसरा ऑप्शन बहुवचन में, तीसरा ऑप्शन एक वचन और बहुवचन दोनों में, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है एक वचन में। अब वचन से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। एक वचन, हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं और संस्कृत में वचन के तीन प्रकार होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या के केवल एक होने का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, बंदर, घोड़ा, पुस्तक, मेज। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, पुस्तकें, कारें, कमरे। हमारा अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है। कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 8 प्रकार के कारक होते हैं। विभिन्न कारक व उनके प्रसर्ग निम्नांकित हैं।
जैसे कारक कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है से पृथकता हेतु, संबंध का चिन्ह है का के की, अधिकरण का चिन्ह है में पर, संबोधन का चिन्ह है हे अरे ओ। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वहाँ कर्ता कारक कहलाता है। दूसरा है कर्म कारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को है, जैसे भीम ने दुर्योधन को मारा। करण कारक किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए कर्ता द्वारा जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक का परसर्ग से अथवा के द्वारा होता है, जैसे कैंची से कपड़ा काटो, उन्हें पत्र द्वारा सूचित कर दो। संप्रदान कारक वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए और को है, जैसे माता जी के लिए साड़ी ले आना, पंडित जी ने मोहन को पेड़े दिए। हमारा अगला कारक है अपादान कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु से पृथक होने, तुलना करने, डरने, लजाने, दूरी बताने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से होता है, यह पृथक या अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, राम श्याम से चतुर है। अगला कारक है संबंध कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनकी दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसके परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना आदि हैं, जैसे यह मोहित की कलम है, यह पुस्तक मेरी है, तुम अपने घर का पता बताओ। अगला कारक है अधिकरण कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में, पे और पर हैं। पहला है झील में बत्तखें तैर रही हैं, दूसरा है घड़ी मेज पर रखी है। अगला कारक है संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। इसके परसर्ग अरे, हे, ओ आदि हैं, जैसे अरे बच्चों तुम ही देश का भविष्य हो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के साथ संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें से केवल एक अर्थ सही है, सही अर्थ का चयन कीजिए। घोषी पहला है ऑप्शन है धोबी, दूसरा ऑप्शन है ग्वाला, तीसरा ऑप्शन है ग्रामवासी, चौथा ऑप्शन है घोषणा करने वाला। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्वाला इसका सही जवाब है।
हमारा अगला प्रश्न है चातक। सेम प्रश्न है, उसी का दूसरा अर्थ बताना है। जैसे चातक, चातक में पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन है चकवा, तीसरा ऑप्शन है कोयल, चौथा ऑप्शन है पपीहा पक्षी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पपीहा पक्षी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परीक्षा, 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 परिमछा, परिमसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द हम देख लेते हैं। जैसे अभिमान का अभिमान होगा, आखिर का आखिर होगा, इंजन का इंजन होगा, कालिदास का कालिदास होगा, कीर्ति का कीर्ति होगा, कुटिया का कुटिया होगा, कोटि का कोटि होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, गिनना का गिनना का गिनना होगा, नीति का नीति होगा, बहुव्रीहि का बहुव्रीहि होगा, परिवार का परिवार होगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान होगा, पुष्टि का पुष्टि होगा, पूर्ति का पूर्ति होगा, बलिदान का बलिदान होगा, वाल्मीकि का वाल्मीकि होगा, मति का मति होगा, श्रीमती का श्रीमती होगा, शनि का शनि होगा, हानि का हानि होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना का आकलन निम्न में से कौन करता है? CSO करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, NSSO करता है, नीति आयोग करता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है CSO करता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। कुछ प्रमुख मुख्यालय से संबंधित हम जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। स्थापना वर्ष है 1945। विश्व बैंक, इसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है। स्थापना वर्ष 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका इसे FAO कहते हैं, मुख्यालय रोम में है। स्थापना वर्ष 1945। विश्व व्यापार संगठन, इसे WTO कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मुख्यालय जिनेवा में। स्थापना वर्ष 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO कहा जाता है इसे, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना वर्ष 1948। गैट, जिसे GATT संक्षिप्त रूप में कहा जाता है, मुख्यालय जिनेवा में। 1947 में स्थापना वर्ष। रेड क्रॉस, मुख्यालय जिनेवा में। स्थापना वर्ष 1863। G8, स्थापना वर्ष 1975। G15, मुख्यालय जिनेवा में। स्थापना वर्ष 1989। अंकटाड, मुख्यालय जिनेवा। स्थापना वर्ष 1964। एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB कहा जाता है,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय मनीला में, स्थापना वर्ष 1966। दक्षेस, जिसे सार्क कहा जाता है, मुख्यालय काठमांडू, स्थापना वर्ष 1985। ओपेक, मुख्यालय वियना, स्थापना वर्ष 1960। हंटरपोल, मुख्यालय पेरिस, स्थापना वर्ष 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में मुख्यालय है, स्थापना वर्ष 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे संक्षिप्त में यूएनओ कहा जाता है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना वर्ष 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुख्यालय लंदन में, स्थापना वर्ष 1961। यूनेस्को, मुख्यालय पेरिस में, स्थापना वर्ष 1946। यूनिसेफ, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना वर्ष 1946। इसरो, मुख्यालय पेरिस में, स्थापना वर्ष 1964। आसियान, मुख्यालय जकार्ता, वर्ष 1967। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, स्थापना वर्ष 1949। राष्ट्रमंडल, जिसे कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, मुख्यालय लंदन में, स्थापना वर्ष 1926। अरब लीग, मुख्यालय काहिरा, स्थापना वर्ष 1945। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? पहला ऑप्शन 40 सदस्य, दूसरा ऑप्शन 30 सदस्य, तीसरा ऑप्शन 60 सदस्य, चौथा ऑप्शन 50 सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 50 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मंत्रिपरिषद के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50, जो 1/10 कुल सदस्य संख्या का होता है, सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 में संविधान में प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति जहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय में भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 में यह मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के अनुविचार को आवश्यक समझ सकता है,
पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो अनुच्छेद 86 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। खोज 1913 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स फैब्री और हेनरी ह्यूसन ने की थी। ओजोन गैस, जिसे O3 भी कहा जाता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सौर मंडल से संबंधित प्रमुख प्रश्न हम देख लेते हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक केपलर हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, जिसके 82 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डोमोस उपग्रह मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। स्पष्ट वलय रिंग्स युक्त ग्रह शनि, जिसके 9 ग्रह हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल है। सबसे चमकीला तारा साइरस डांग स्टार है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और वरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड है। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस, खोज इसकी पियाजी ने किया था। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा होता है।
पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौनाग्रह प्लूटो यम सेरेस एरिस कहा जाता है। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा 2006 में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की, विटामिन के की, विटामिन डी की, विटामिन सी की। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के की। विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग। यह गाजर, दूध, अंडा, फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रासायनिक नाम। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग। मूंगफली, आलू, सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी2 रासायनिक नाम साइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटना, कोलोसिस रोग होता है। अंडा, दूध, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी3 रासायनिक नाम नियासिन। इसकी कमी से मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना। मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। त्वचा दाग, पेलाग्रा रोग इससे होता है। मांस, मूंगफली, आलू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। दूध, मांस, सब्जी में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन एच बी7 रासायनिक नाम बायोटीन। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द होता है। ईस्ट, गेहूं, अंडा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। रक्त क्षीणता, पांडु रोग होता है। मांस, कलेजी, दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना रोग होता है। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता, बंध्यता रोग होता है। हरी सब्जी, मक्खन, दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनान। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना रोग होता है। स्रोत, यह टमाटर, हरी सब्जियां, दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1998-99 में, 2001 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 1998 से 99। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य इसका क्षेत्र का संतुलित विकास करना होता है। इसका अगला प्रश्न है हमारा, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तीसरा ऑप्शन भारत निर्माण योजना, चौथा ऑप्शन स्वर्ण जयंती
ग्राम रोजगार योजना। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? 2004 में, 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी 2017 में, ऑप्शन नंबर डी 2018 में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 14 जून 2014 को स्टार्ट हुई। विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा सहायतित यह परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 14 जून 2014 को शुरू हुआ। इसे प्रदेश के इलाहाबाद सहित 10 जिलों में चलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, शिशु हित लाभ योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन पुत्र के जन्म पर आहार भत्ता, दूसरा ऑप्शन बच्चों के पढ़ाई से, तीसरा ऑप्शन पुत्री के जन्म पर आहार भत्ता, चौथा ऑप्शन पुत्र एवं पुत्री के जन्म पर आहार भत्ता। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र एवं पुत्री के जन्म पर आहार भत्ता। इसके तहत पंजीकृत मजदूर के घर बेटी के जन्म पर 12,000 और बेटे के जन्म पर 10,000 रुपये सालाना पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे प्रिय मित्र अभिषेक दुबे का हैप्पी बर्थडे है, जिसको हम सभी अच्छे से उनको बधाई देते हैं। वे अपना लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त करें और इस वर्ष उनको हर खुशियों की प्राप्ति हो। और आप सभी वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें मेरे गोलगप्पों।